हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल काव्य संसार में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय से उत्तराखंड में एलटीओ लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो हम जानते हैं हिंदी में संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, ऐसे सब कुछ आता है। ठीक है, लेक्चरर में अब तक तो नहीं आ रहा था, लेकिन हो सकता है अब अगर सिलेबस चेंज करके दे तो वहाँ पे भी संस्कृत आ जाए। तो अभी तो अध्याचन पहुंच चुका है कह रहे हैं, या फिर दे रहे हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें नया सिलेबस जब आएगा लेक्चरर का तो हो सकता है उसमें संस्कृत भी ऐड हो जाए। अभी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ एलटी में आता है ये सब कुछ। तो अभी हम थोड़ा बहुत तैयारी कर ही चुके हैं। बाकी जो भी परीक्षा पहले होगी एलटी की या लेक्चरर की, उसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अभी तो हम फिलहाल संधि शुरू कर ही चुके हैं, तो एक बार इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो हमने कल संधि पढ़ा था, इसमें हमने कल माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। मैं आपको पुनः कह रही हूँ कि आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वर संधि में तो फिर भी इतने हम याद कर ही लेंगे, क्योंकि हम स्वर संधि हिंदी में भी पढ़ ही लेते हैं, लेकिन व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे तब इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये नहीं आएंगे हमको तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत भी होगी, और थोड़े समय के लिए हम याद कर भी लेंगे ना, तो ये बहुत टाइम तक नहीं रहता है, क्योंकि हम आज पढ़ेंगे फिर हम 2 दिन अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये याद होगा और सूत्रों को हमने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तब हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार इनको मेरे साथ दोहरा दीजिए। माहेश्वर सूत्र है आई उण रील रिक ए ओम ए औच हय वरट लण यम गण नम झभय घड़ दस जब गड़ दस खप छट त छट तव कपय सस सर हल। ठीक है, ये 14 सूत्र हैं, ये हमने कल भी पढ़ दिए थे। मैंने कहा था अ से लेके ये चौ तक ये स्वर हैं सारे। तो ये क्या है, ये जो स्वर संधि पढ़ेंगे वो यहीं तक के नियम हम पढ़ेंगे। बाकी ह से और ये हल तक क्या हो जाएगा, हल संधि या व्यंजन संधि होगी। इसमें व्यंजनों को जैसे हिंदी वर्णमाला में रखा गया है वैसे ही रखा गया है। थोड़ा बहुत हम देखेंगे अगर तो, मतलब हिंदी में बाद में रखा गया है, लेकिन इसी से प्रेरित है वो वर्णमाला भी। देखिए जैसे पहले अ आ इ यू री ये देखो सब ऐसे लिखा गया है। फिर ये य व र फिर ल, ये देखिए ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये पंचम हो गए। यम गण नम 5 एक साथ हैं। झभय ये झ और भ घ ढ ध, इन 2 में चतुर्थ वर्ण आ गए। और 10वें में ज ब ग ड़ द। ठीक है, ये क्या है, तृतीय वर्ण है। और 11वें में क्या है, सब द्वितीय वर्ण है। और 12 और 13 में इसमें 11 में कुछ द्वितीय है और कुछ प्रथम भी है। ये च ट त क और प, ये क्या है, प्रथम वर्ण है। ठीक है, ऐसे ही सौ उसमें व्यंजन इसमें रख दिए गए हैं। तो एक अच्छा उससे क्रमशः रखे गए हैं सारे के सारे। यहाँ पे हम जब प्रत्याहार बनाते हैं तो एक बार हम प्रत्याहार के नियम कल कुछ पढ़ चुके थे, एक बार मैं पुनः आपको बता देती हूँ। प्रत्याहार तथा उसके नियम। सूत्रों के अंतिम अक्षर ण क ग च आदि प्रत्याहार में गिने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी लिखा आई उण बताया जैसे, तो उसमें अण है, रील रिक क नहीं गिना जाएगा, ए ओंग ए औच ये वाले नहीं गिने जाते। यानी स्वर सिर्फ कौन से होंगे, अ ई उ, यही इसमें वही स्वर है, आई अ ई उ। फिर अण नहीं होगा, फिर री और री, फिर क नहीं होगा, फिर ए और ओ स्वर होगा, फिर ग स्वर नहीं होगा, फिर ए और अ होगा, च नहीं होगा। तो ये प्रत्याहार में गिने नहीं जाते। ये प्रत्याहार बनाने के साधन है। जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर माहेश्वर सूत्रों में जहाँ मिले वहां से ले लेना चाहिए। जैसे कोई भी प्रत्याहार हो, अभी हम पढ़ेंगे झस प्रत्याहार है, तो झ से शुरू कर देना है। और झस प्रत्याहार, झस बोला मैंने तो झ से तो शुरू करना है, लेकिन अंतिम वाला सौ नहीं लेना है, सौ से पहले वाले वर्ण तक, पहले से और अंतिम वाले से पहले तक के वर्ण ले लेने हैं। ठीक है, प्रत्याहार का अंतिम अक्षर सूत्रों के अंत में ढूंढिए। आदि तथा बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण प्रत्याहार में नहीं होता है। ये मैंने कल भी लिखा दिया था, फिर भी मुझे लगा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैंने दोबारा लिखा दिया है। ठीक है, अब हमारा प्रत्याहार कंप्लीट हो चुका है, यानी हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं। हमने वर्णमाला पढ़ दिया है, वर्णमाला का क्रम पढ़ दिया है, और किस तरीके से इनकी कोडिंग कर रखी है वो हमने पढ़ दिया है। अब हम आसानी से संधि को पढ़ पाएंगे। ठीक है,
तो अब हम संधि स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया है, आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो वैसे ही बनाइएगा। पहले मैंने आपको माहेश्वर सूत्र लिखाए, फिर ये प्रत्याहार के कुछ नियम है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। ये है संधि, हमने पढ़ा था। संधि यानी दो परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। परस्पर यानी बिल्कुल अगल बगल के जो वर्ण होते हैं, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच माने स्वर संधि, हल माने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अच संधि क्या है? पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अच संधि कहते हैं या स्वर संधि कहते हैं। यानी दोनों तरफ, इधर भी स्वर होगा और इधर भी, जैसे विद्यालय है तो विद्या में इधर भी अ है और आलय में इधर भी अ है, तो दोनों तरफ अगर स्वर हो तो वहां पे स्वर संधि या अच संधि होगा। एक बार परीक्षा में सिर्फ यही क्वेश्चन आया था कि अच का मतलब क्या होता है, तो स्वर होता है, ठीक है। अब देखिए अच संधि के भेद। अच संधि के भेद कहीं पे बुक में 7 दे रखे हैं, कहीं पे 8 दे रखे हैं, ठीक है। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक वो है संस्कृत के व्याकरण आचार्य, उन्होंने 8 भेद माने हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि अच संधि के भेद कितने हैं, ठीक है। उनमें जो ये पूर्व रूप तक ही ज्यादातर भेद देखे जाते हैं, लेकिन बाई चांस अगर प्रकृति भाव संधि भी पूछ ली गई तो हम इसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो अच संधि के भेद: यण संधि, आयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ 5 हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। उसमें क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। तो वहां पे 5 ही संधियां हैं, ठीक है। अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ दिया है। और अब देखिए यण संधि हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। यण संधि, इसको हम थोड़ा बहुत कल देख चुके थे, एक बार पुनः देख लेते हैं। सूत्र, सूत्र भी पूछे जाते हैं कि ये किस संधि का सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र है इको यणचि, ठीक है। इक यण अच यानी इक का यण हो जाता है असवर्ण परे आने पर। तो इक का मतलब आई उण रील रिक, तो आई उण और ई से। अब यहाँ पे मैंने कहा था जो वर्ड होगा वहीं से, जो शब्द जो अक्षर होगा ना उसी से, और नहीं होगा। ई दे रखा है तो ई उ री और री, ठीक है। तो ई उ रील री के स्थान पर यण हो जाता है। यण माने आई उण रील रिक ए ओंग ए औच हाय वरट, पढ़ा था ना, हाय वरट। तो वो ह को अभी हम बाद में देखेंगे, वो वाला नहीं गिना जाता है ह। ये देखिए हाय वरट, य, व, र और ल। तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये हलंत है, ठीक है। इसमें अभी स्वर नहीं जुड़ा है, तो ये क्या हो गए हैं, इसका ऐसा हो जाता है य व र ल हो जाता है असवर्ण परे होने पर। ये यण संधि है। अर्थात यदि असवर्ण परे होगा तो ह्रस्व या दीर्घ ई य में, उ व में, रि र में और रि ल में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ई बड़ा ई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उ दोनों बड़े छोटे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो असवर्ण परे होगा तो ई य में, उ व में, रि र में और रि ल में, ठीक है। तो यह है यण संधि का सूत्र। यण संधि का सूत्र है इको यणचि, इक यण, इक क्या है, यण में बदल जाता है। इक में हो गया ई उ रील री, इसके स्थान पे हो जाएगा य व र ल असवर्ण परे होने पर। यदि ई उ रील री से परे कोई, मतलब इनके जैसा कोई ना हो, असमान हो इनसे, तब, ओके। अब देखते हैं इसके उदाहरण एक दो। मैंने कहा प्रतिधन अक्षम, ठीक है। अब देखिए प्रतिधन अक्षम, प्रति में ई और अ है, यहाँ पे ये ई देखो, प्र आधा तो है क्योंकि ए हमने हटा दिया, इसमें से मात्रा हटा दी है, अब तो ये आधा ही रहा। ये तो हम सभी जानते होंगे कि व्यंजन जो है वो स्वरों से मिलकर ही बने होते हैं। तो स्वर तब तक, व्यंजन तब तक पूरा नहीं है जब तक उसके साथ स्वर नहीं लग जाता है। अगर व्यंजन में मात्रा नहीं है तो उस पर हलंत ही लगेगा। अब हमने इसको विच्छेद करने के लिए इसकी मात्रा है ना जो उसको हटा दिया है, तो अब ये आधा हो गया है। तो प्रत प्लस ई प्लस अक्षम। अब हमने कहा कि प्रत प्लस ई, ई क्या है, हमने कहा अगर इधर ई ई ई उ री होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये ई जो है वो य में बदल जाएगा। यहाँ ई होगा और यहाँ परस वर्ण होगा। हमने देखा यहाँ ई है और यहाँ दूसरा कुछ है, ई नहीं है, तो ई किस में बदल गया, य में बदल चुका है। अब क्या हो गया है,
प्रत धन य प्लस अक्षम। अब ये य मात्रा नहीं है, ये य ऐसे ही रहेगा और ये तो आधा रहेगा। तो ये तो यहाँ पे बताने के लिए, लेकिन जब हम पूरा शब्द लिखते हैं तो आधा तो ऐसे लिखते हैं। तो प्रत्य य आधा था, इसके साथ स्वर मिल गया है, अब ये पूरा बन चुका है य। प्रत्यक्षम, तो ये हो गया पहला उदाहरण जो हमने पढ़ा था अभी इको यणज में। इक क्या है, यण में बदल जाता है, ई य में बदल चुका है, यहाँ पर ई के परस्वर्ण अ आ चुका है इसलिए। अगला उदाहरण देखिएगा, मधु प्लस अरि। यहाँ भी ऐसी है, ऊ को हटा दिया है, ध आधा हो गया है, प्लस अरि हो गया है। अब जो ऊ है इसके परस्वर्ण अ है, यहाँ ऊ नहीं है, यानी असमान वर्ण है, ठीक है। तो अब ये ऊ किस में बदल गया, व में। अब ये म और ध है, तो ध के साथ तो मात्रा है नहीं यहाँ पे, ये ध आधा ही लिखा जाएगा। व भी हम आधा आधा लिखते हैं, लेकिन यहाँ अ है तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा। ये व हो गया और री ऐसी लिख दिया, मध्वरी। इसके बाद है पितृधन आज्ञा। अभी हमने री पढ़ा था, पितृ, ठीक है, पित है, फिर इसमें री की मात्रा है, धन आज्ञा। अब री का क्या हो जाता है, र हो जाता है, री का र हो गया है, और र के साथ आ मिलने पे क्या हो गया है, रा हो गया है। अब ये क्या हो गया है, पित तो आधा है, ठीक है, तो इसके साथ क्या है, आधा है, और ये रा पूरा है, पित्राज्ञा। ध्यान रखिएगा, जो ये पित्राज्ञा है ये भी आ सकता है जब आप मेरे को ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम उसका प्रॉपर वर्ड बोलना, लेकिन जब इनको ना शब्दों वर्णों को भी अलग अलग करने के लिए कहा जाता है। पिछली बार आया भी था एलटी में शायद, हंसी के लिए। तो यहाँ पे जब ये पित्राज्ञा आ गया तो ये त आधा है और र पूरा है इसमें, ठीक है, तो पित्राज्ञा, ठीक है। तो हमने री का र भी पढ़ दिया है यण संधि में, ठीक है। अब है री, री का ल हो जाता है। देखो री क्या है, री व्यंजन नहीं है, संस्कृत वर्णमाला में री एक स्वर है, तो इसलिए इस स्वर को हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे हम अ को अलग नहीं कर सकते, वैसे हम री को भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो री के साथ सीधे ही आ लग गया है, तो ये ला बन चुका। री के साथ अ बना तो ये ल बना, और आ की मात्रा लगी तो ये ला बन चुका है। तो ला कृति मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकृति, ठीक है। तो ली आकृति, लाकृति, ठीक है। पहले मैंने गलती से ऐसा कर दिया था, फिर मैंने ये देखिए ये क्या है, ये री की मात्रा, री नहीं लगा हुआ इसके साथ, ये भी स्वयं में एक स्वर है री, जो अब प्रयुक्त नहीं होता है हिंदी में, ठीक है। इसके बाद है आयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अय वायावह, इसको अ पढ़ते हैं, ये अवग्रह है, एस वाला चिन्ह, इसको अवग्रह बोलते हैं, और अ ही इसको पढ़ते हैं। सूत्र क्या है, एचो अय वायावह, ठीक है। इसका अलग अलग हो जाएगा, एच आई औ आई आव, ठीक है। स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये कह रहे हैं जो एच है उसका आई औ आई और आ हो जाता है। अब एच का मतलब पता है, अच अलग था अभी जब हम अच पढ़ रहे थे, ठीक है। वो क्या था, अ से लेके च तक था, आई उन रियल रिक ए ओंग ए औच तक, अ से लेके च तक। ये एच है, एच कहाँ से, ए ओंग और ए औच तक। तो ए ओंग में कितने वर्ण आ रहे हैं हमारे, ए और ओ और ए और औ, 4 वर्ण आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एच का क्या हो जाएगा, आई, यानी ए ओ आई और औ से परे कोई भी स्वर आए। ये कह रहे हैं एच से परे कोई भी स्वर आए, ध्यान से सुनिएगा, एच से परे, एच में हमने पढ़ लिया ना वर्ण कौन कौन से हैं, तो एच से परे यानी ए आई और ओ औ से परे कोई भी स्वर आए, तो ए का आई और ए का आई, ए का आई, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ए का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा और औ का आओ हो जाएगा। बीच में कोई, यहाँ कोई भी स्वर आए, बीच में नहीं मतलब जब हम उसको संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद में हम देखेंगे कि इधर तो एक ही मात्रा है और इधर कोई अन्य स्वर है, इधर ओ की मात्रा है और इधर कोई अन्य स्वर है, इधर आई की मात्रा है, इधर कोई अन्य स्वर है, इधर औ की मात्रा है और इधर कोई अन्य स्वर है, ठीक है। तो जब ए ओ आई औ से परे कोई भी स्वर आए तो ए का आई, ओ का औ, आई का आई और औ का आओ हो जाता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे।
चे धन अनम, ठीक है, चौ प्लस ए प्लस अनम। अब यहाँ ए आ रखा है और ये कह रहे हैं कोई भिन्न स्वर आए, तो कोई भिन्न स्वर क्या आ गया यहाँ, औ, तो इसलिए ये ए किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। ये ए जो है वो य में बदल जाएगा, लेकिन ये य आधा है और इधर क्या है, अ है, तो ये अ इसके साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा चयनम, ठीक है। ये देखो पौ धन अक, ठीक है। अब इसको अलग अलग करते हैं, पहले ये प है और इसमें औ की मात्रा है प्लस अक। अब हमने पढ़ा था औ के परस्वर्ण कोई भी वर्ण आए तो औ आओ में बदल जाता है, तो ये औ है और यहाँ परस्वर्ण कोई भी स्वर है, ठीक है, वर्ण नहीं स्वर, तो यहाँ पे औ है तो ये आओ में बदल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये आओ बन चुका है। अब ये यहाँ पे देखो प प्लस आओ, ठीक है, ये आओ बन चुका है। अब ये पाव अकह, क्योंकि ये आधा है, ये आगे मात्रा प पे लग जाएगी और बचा वो भी आधा है, ये और इसके साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा पावकह, ठीक है। इसके बाद है नय धन अकह, नौ प्लस आय प्लस अकह, तो नौ प्लस आय, ये आय का आय बन चुका है यहाँ पे, और ये अकह तो नायकह, ये यो भी हलंत है यहाँ पे, ये आधा है और ये अ इसके साथ लग के ये पूरा बन चुका है यहाँ पे। ये नौ इसके साथ आ लग गया है, ये यहाँ पे पूरा बन चुका है, ये य यहाँ पे और लग गया, ये इसलिए पूरा बन चुका है, और क ये बन गया है नायकह। अब इसके बाद है विष्णु धन ए, इसको अलग करो, विष्णु धन ओ, ये ओ अलग कर दिया हमने, प्लस ए, विष्णु धन अब प्लस ए। अब क्या बन गया, विष्णु ये पूरा बन गया है और विष्णु व, ये अण और अ एक बन चुका है, अब ये अण पूरा बन चुका है। अब बचा व, और वो में ए की मात्रा वे, विष्णवे। हमने कहा था क्या ओ औ में बदल जाएगा, तो देख लिया वो भी औ में बदल चुका है। एक और देख लेते हैं औ वाला हम ऊपर भी देख चुके हैं। साथियों मैं चाहूँ तो बहुत सारे उदाहरण इसमें करा दूं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप चाहें बाद में, अभी तो हमारे साथी बहुत कम है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बहुत सारे भी बाद में करा दूंगी। अभी कोई इतने विद्यार्थी हैं भी नहीं। अगर कोई देख रहे हैं वीडियो को नियमित, अगर नोट्स बना रहे हैं तो बताइएगा, मैं बता दूंगी आपको बाकी उदाहरण भी। वागर्थो प्लस इव, अब यहाँ देखिए वागर्थ प्लस औ प्लस इव, हमने वागर्थ किया, इसको औ अलग कर दिया और प्लस इव कर दिया है इसका। अब जो ये औ है ये आओ में बदल चुका है, ये देखिए आओ में बदल चुका है, प्लस इव, वागर्थ वागर्था, अब ये वागर्था हो गया, ये आ इसके साथ लग गया है, यहाँ पे भी हलंत आना था, वागर्था व, इसमें व में ई की मात्रा वी और व, वागर्था विव। अब है गुण संधि, ठीक है। आज हम 3 संधि कर लेते हैं। इसका सूत्र है आद गुण, क्या है, आद गुण, आद प्लस गुण, आद का गुण आदेश हो जाता है, ये कह रहे हैं ये इसमें ऐसे ही कुछ। अब देखिए जब अ या आ के बाद इ या ई उ या ओ अथवा री या री आते हैं तो क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाते हैं, ठीक है। ये जो आद गुण है ना, तो इसमें आपको ये याद रखना, बस यहाँ पे अ आ है, ये आ का मतलब अ और आ ले लो आप। अब अ या आ के बाद ई उ और री आए तो क्या हो जाएगा, और ये क्या, इसका क्या हो जाएगा, ए ओ अर और अल हो जाएगा, ठीक है। अगर ई आए तो ए, ये बड़ा ई आए तब भी ए, उ का ओ, बड़ा ओ आए तब भी ओ, री का अल और री का अर हो जाता है, ठीक है। ये दे रख, ये वाला ओ आ का आदेश हो जाता है, ए ओ अर और अल, ये वाला रहने दीजिए, इनको मत उतारिएगा, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओ प्लस ई ए, ओ प्लस ओ प्लस री अर और ओ प्लस री अल हो जाता है, ठीक है। ये गुण संधि है,
उदाहरण देख लेते हैं इसके। उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, तो ये प के साथ अ है और यहाँ ई है, तो अ ई का ए हो जाएगा उपेंद्र। ठीक है। सर्वधन उदय, अ प्लस उ सर्वोदय। बसंत प्लस ऋतु, अ प्लस री अर बसंत ऋतु। ये समझ में आ गया। बसंत तो पूरा हो ही गया है, अर हुआ ना इसका, और ये तू भी है साथ में, लेकिन जो ये र है ना ये आधा है, और जो ऊपर वाला र होगा वो क्या होता है, आधा। ठीक है। तो ये रेफ र हमेशा आधा होगा। ठीक है। तो इसको रेफ बोलते हैं, जो ऊपर वाली र होगी इसको रेफ बोलते हैं, और रेफ क्या होगा हमेशा, आधा। तो ये बसंत ऋतु। महाधन ऋषि, तो ये महा आ और री का अर बन चुका है। ठीक है। तो महा और ये अर बना, तो ये ऋषि महर्षि बन चुका है, क्योंकि सी तो पहले से था और ये र ऊपर लग गया है। ठीक है। ये आ और री का अर बन चुका है, और ये ह पहले से है तो महर्षि बन चुका है। ठीक है। तो इसके साथ ही हमने इसके उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए हैं। एक री वाला रह जाता है, तो ये प्रयोग नहीं होता है इसका ज़्यादातर, और अभी मुझे इसका उदाहरण कोई मिला भी नहीं, फिर भी मैं ढूंढूंगी, मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज इसका क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार हम सारा इसको कंप्लीट कर देंगे स्वर संधि को, उसके बाद एक छोटे से उसमें एक बार रिवीजन इसको कर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो साथियों, बने रहिएगा मेरे साथ आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। इसके साथ ही इसको कंप्लीट करते ही हम दोबारा से हिंदी साहित्य पे आ जाएंगे, जिसमें हमें भक्तिकाल शुरू करना है। धन्यवाद दोस्तों।